दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज बीए तृतीय वर्ष ऑनर्स के विद्यार्थियों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर चर्चा करूंगा। आइए हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसके संगठन, संरचनात्मक कार्य, उद्देश्य। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ साथ विश्व इतिहास की उन महत्वपूर्ण कड़ियों को भी साझा करेंगे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं। आइए हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम महायुद्ध इतना भयानक था कि मानव समाज को भविष्य में युद्धों से सुरक्षा प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने की दृष्टि से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। देखिए, हमारे विद्यार्थियों को जानना जरूरी है कि राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। इस 1920 में जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की तर्ज पर ही हुई थी। हमारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि भाई राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो फिर उसने शांति क्यों नहीं स्थापित की विश्व में, वो कामयाब क्यों नहीं रहा। इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन शामिल थे, लेकिन राष्ट्र संघ की सदस्यता अमेरिका ने नहीं ग्रहण की और राष्ट्र संघ असफल रहा विश्व शांति कायम करने में। इसलिए बाद के वर्षों में राष्ट्र संघ की असफलता से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला और द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव इतिहास में इस युद्ध से भयंकर और भावनात्मक युद्ध देखने को नहीं मिला है और न ही इस तरह का युद्ध कभी लड़ा गया। इस भयानक युद्ध ने जन धन की जो हानि हुई उसका अनुमान लगाना समझ से परे है। युद्ध के भावनात्मक विनाशकारी तांडव ने युद्ध के दौरान विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों एवं विचारकों को मानव जाति की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता अनुभव कराई। सभी लोग चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनी रहे, परंतु प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रसंघ को पुनर्जीवित किया जाए या उसमें आवश्यक परिवर्तन करके उसे एक मजबूत संगठन बनाया जाए, अथवा अतीत को भुलाकर उसके स्थान पर एक सर्वथा नवीन संस्था का निर्माण किया जाए। राष्ट्रसंघ को पुनः संगठित करने के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता थी, किंतु पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ से अलग संगठन बनाना चाहता था। इसलिए हमारे इतिहास के विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बैकग्राउंड बता रहे हैं। कैसे हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति। उनके तर्क और विचार थे राष्ट्र संघ की पिछले वर्षों की जो स्मृतियां सुखद नहीं थी, क्योंकि जो राष्ट्र संघ जो असफल हुआ था उनकी उस वजह से जो अभी जो वो थे राजनीतिक विश्लेषक, वो मानते थे कि यार पिछले जो वर्षों में जो राष्ट्र संघ की जिस तरह से उसने कार्य किया वो स्मृतियां सुखद नहीं रही, तो अमेरिका ने प्रारंभ से ही राष्ट्र संघ की योजनाओं को ठुकरा दिया था। राष्ट्र संघ की योजना को ठुकरा दिया था, अतः इस संस्था को अमेरिका द्वारा स्वीकार किया जाना संभव नहीं था। राष्ट्र संघ ने सोवियत रूस को निष्कासित कर दिया, इसलिए रूस ने ऐसी संस्था में शामिल होना संभव नहीं था जिसकी सदस्यता से उसे वंचित कर दिया गया। अंतिम कारण राष्ट्र संघ के साथ चिपकी हुई उसकी बदनामी थी, अतः उसका पुनर्निर्माण करने का विचार छोड़ देना पड़ा और एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न किया गया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के लिए हम 4-5 जो घोषणाएं हुई उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों को जानना है लंदन घोषणा क्या थी। ये पहली एक मीटिंग हुई थी ये जो इसके संगठनकर्ता थे उनके बीच में। लंदन घोषणा 12 जून 19, हमारे विद्यार्थियों के लिए ये तिथि जानना जरूरी है। 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस में ग्रीस, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, यूगोस्लाविया की निर्वासित सरकार के प्रति ब्रिटेन, पोलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा फ्रांस की गतिविधियों में घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे सेंट जेम्स घोषणा के नाम से जाना जाता है। सभी प्रतिनिधियों ने घोषित किया कि वह पृथक शांति स्थापित नहीं बल्कि शांति की स्थापना मूल आधार शांति के सभी स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी इच्छा से सहयोग करना होगा। घोषणाकर्ताओं ने राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि परस्पर अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के युद्ध और शांति दोनों मिलकर कार्य करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या घोषणा थी। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विस्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
1 जनवरी 1942 को की गई। यह युद्ध काल की महत्वपूर्ण घोषणा थी। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा, नाम की घोषणा 1942 में की गई थी और ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया था। यह युद्ध काल की दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा थी। वेंडेनबॉस और हिगन ने ठीक लिखा है, यदि अटलांटिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के प्रथम पग थे, तो 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा का दूसरा पग था। इस घोषणा 26 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। ये हमारे विद्यार्थियों को लिए महत्वपूर्ण है। 26 राष्ट्र थे संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में हस्ताक्षर करने वाले। अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया था और इसमें यह प्रतिज्ञा की गई थी कि घोषणा करने वाले राष्ट्रों में किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद नहीं रहेगा। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी जानना जरूरी है कि अटलांटिक चार्टर क्या था। 14 अगस्त 1939 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू फाउंडलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने युद्ध के उद्देश्यों तथा युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे अटलांटिक घोषणा के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक घोषणा, इसमें कहा गया कि ब्रिटेन और अमेरिका के प्रति प्रादेशिक विस्तार का कोई इरादा है। वे विश्व में ऐसे क्षेत्रीय परिवर्तन के विरुद्ध हैं जो जनता की इच्छा के प्रतिकूल हों। देखो, जनता की इच्छा सर्वोपरि रखी गई। मनुष्य के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि उनकी सरकार किस प्रकार की हो, और जहां राज्यों की स्वतंत्रता छीन ली गई है उन्हें वापस मिल जाएं। ये राज्यों की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए ली गई लड़ाई का नाम दिया गया है इसे। और यह प्रयत्न करेंगे कि राष्ट्रों को उनकी प्रगति के लिए व्यापार और कच्चे माल की सुविधाएं समान रूप से प्राप्त हो। ये बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अटलांटिक चार्टर। नाजी अत्याचारों की समाप्ति के उपरांत ऐसी शांति चाहते हैं जिसे समस्त राष्ट्र की जनता अपने क्षेत्र में अच्छे प्रकार से रह सके। वे ऐसी शांति की स्थापना करना चाहते हैं जिससे समुद्री यातायात निर्बाध हो। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए जिससे अंत में राष्ट्रों के मध्य शांति के प्रयोग का परित्याग किया जाए। सभी राष्ट्रों को अपनी सीमाओं के अंदर आक्रमण के भय से मुक्त रहने का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस तरह ये संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा 1 जनवरी। मास्को सम्मेलन, मास्को सम्मेलन राष्ट्रों की घोषणा में सोवियत रूस व चीन ने अपने हस्ताक्षर कर रूस मित्र राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के प्रयासों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। 30 अक्टूबर 19, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। 30 अक्टूबर 1943 को मास्को सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 4 महाशक्ति इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और चीन की प्रतिनिधियों ने मास्को में एक बैठक हुई थी और विचार विमर्श के बाद मार्शल घोषणा पत्र पर साइन हुए। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की बात हुई जो सार्वभौमिक संप्रभुता के नाम पर काम करेगा और इसमें सभी शांतिप्रिय राज्य बराबर के भागीदार होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्मस्थली के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन बनाने की घोषणा की। तेहरान सम्मेलन, ये सम्मेलन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तेहरान सम्मेलन क्या था? तेहरान सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 1943 तक एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस, 3 बड़े नेताओं चर्चिल, रूजवेल्ट अमेरिका, स्टालिन रूस ने एक साथ भाग लिया। और तेहरान सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए उनके 3 प्रमुख खंड थे। पहले खंड में शासनाध्यक्षों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध चलते रहने के अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया। दूसरा, शासन अध्यक्षों ने आश्वासन दिया कि ईरान की स्वतंत्रता और प्रभुत्व प्रादेशिक अखंडता का कायम रहेगी। तीसरा, एक गुप्त समझौता था, उसे 1947 में प्रकाशित किया गया। मित्र राष्ट्र नॉर्मंडी में जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने के लिए सोवियत रूस की सेनाओं के साथ देने की बात हुई। और मित्र राष्ट्र यूगोस्लाविया मार्शल टिटो के नेतृत्व में जर्मनी के विरुद्ध संघर्ष देशभक्तों को अधिकाधिक सहायता पहुंचाने के प्रयत्न की बात हुई। देखो, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो की भी यहाँ पे बात हुई है। नेक्स्ट, डम्बार्टन आक्स सम्मेलन, नए संगठन के संविधान की रचना के लिए 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक डम्बार्टन आक्स सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 4 महान शक्तियां अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसमें वे अपनी अपनी योजनाएं बनाकर लेकर आए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों पर इसी सम्मेलन में चर्चा हुई थी। महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में एक प्रारूप इसी सम्मेलन में
जीके की दृष्टि से याद रखना है, डम्बल्टन आर्क सम्मेलन में तैयार किया गया था। इस सम्मेलन में पहली बार पश्चिमी राष्ट्र और सोवियत रूस के मध्य गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए थे। सोवियत रूस का मानना था कि विश्व के नए संगठन में पश्चिम राष्ट्रों को निश्चित रूप से बहुमत रहेगा और वीटो की व्यवस्था की मांग रहेगी। यह अमेरिकी दादागिरी के लिए रूस मांग कर रहा था कि उसके वीटो की व्यवस्था मिले। इस सम्मेलन में पारित प्रारूप तथा 9 अक्टूबर 1916 को प्रकाशित कर दिया गया। इस प्रारूप में सुरक्षा परिषद को मुख्य अंग माना गया है। ये ध्यान देने की बात है, सुरक्षा परिषद को मुख्य अंग माना गया। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस का स्थायी प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया, किंतु मतदान और निर्णयों के लिए प्रक्रिया होगी यह स्पष्ट नहीं था। फिर भी 24 अक्टूबर 1944 तक इस प्रारूप को 51 राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया था। 51 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इन सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे। याल्टा सम्मेलन, ये भी हमारे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। याल्टा सम्मेलन डम्बल्टन आर्क सम्मेलन में उभरे मतभेदों को दूर करने के लिए फरवरी 1945 में रूस के याल्टा शहर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ और इसमें बड़ी महाशक्तियाँ शामिल हुई, जिसमें अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 11 फरवरी 1945 को इन निर्णयों की घोषणा कर दी गई। सुरक्षा पद में स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत निषेधाधिकार सौंपा गया। इस सम्मेलन में यह भी निश्चित किया गया, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक विशद सम्मेलन बुलाने जाने की चर्चा की गई। आइए हम जानते हैं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में क्या हुआ। सैन फ्रांसिस्को विश्व का प्रसिद्ध शहर है अमेरिका के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए 25 अप्रैल 1945 को एक सम्मेलन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर 50 राष्ट्रों ने भाग लिया और इसमें विभिन्न सुझाव और संशोधनों पर विचार हुआ। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। इस सम्मेलन का उद्देश्य पुराने ढंग की संधि संपादित करना नहीं है। यह हमारा यह कार्य नहीं है कि हम प्रदेशों की सीमाओं, नागरिकताओं और क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों को निपटारा करें, अपितु इस सम्मेलन से हम अपनी शक्ति को ऐसे संगठन के निर्माण में लगाएंगे जो शांति को सुरक्षित रख सके। हम युद्ध में अकेले नहीं थे, शांति में अकेले नहीं रह सकते। यदि हम युद्ध में सामूहिक रूप से एक साथ नहीं मरना चाहते तो हमें शांति काल में मिलकर रहना सीख लेना चाहिए, ये कहा राष्ट्रपति ट्रूमैन ने। और 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। कुछ माह बाद पोलैंड ने के हस्ताक्षर करने के बाद में इन राष्ट्रों की संख्या 51 हो गई। इस तरह मूल सदस्य 51 थे, यह ध्यान रखने की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, जब 5 स्थायी सदस्य थे। यह ध्यान देने की बात है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका हस्ताक्षर करने वाले, वीटो की पावर वाले 5 स्थायी सदस्य थे और 51 राष्ट्र इस पर हस्ताक्षर करने वाले थे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में ये सम्मेलन 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है। इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, हम लोग वर्ड में लिया गया है कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से, जिसने पहले भी 2 बार मानवताओं को, प्रथम विश्व 1914 से 18 और द्वितीय 1939 से 45 मानव को अकथनीय कष्ट दिया है, को मुक्त रखने के लिए दृढ़ निश्चय करते हुए मूल अधिकारों, देखिए मूल मानवीय अधिकारों की बात की गई, मानव मात्र के सम्मान की बात की गई है। स्त्री और पुरुष तथा छोटे बड़े राज्यों को समान अधिकारों में पुनः विश्वास करते हैं, उन परिस्थितियों की स्थापना करने का प्रण लेते हैं जिनमें संधियों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य साधनों के उत्पन्न दायित्वों के न्याय तथा सम्मान की भावना को बनाए रखा जा सके। सामाजिक प्रगति, स्वतंत्रता के वातावरण में उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। देखिए आज विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट ही सहिष्णुता का है और शांति की भावना से परस्पर अच्छे पड़ोसियों की तरह रहा जा सके, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर प्रयास किया जा सके। इसलिए संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों, पद्धतियों को स्वीकार करते हुए ये निश्चय दोहराते हैं, हम सशस्त्र सेनाओं के सामान्य हित के अतिरिक्त प्रयोग नहीं करेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से सभी व्यक्तियों आर्थिक सामाजिक विकास के लिए सम्मिलित प्रयास करेंगे। इस संपूर्ण चार्टर में 10,000 से अधिक शब्द और 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। देखिए 111 धाराएं आपको याद करनी है, 19 अध्याय और 10,000 से अधिक शब्द हैं। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के अब हम जानेंगे कि क्या है प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व का बड़ा संगठन है, विश्व में लगातार होने वाले उथल-पुथल परिवर्तन उपद्रव के बाद भी अपने आप को सक्रिय बनाए हुए है और इसके जो प्रमुख अंग हैं वो 6 अंगों की स्थापना की गई है। पहला है सचिवालय, दूसरा है न्यास परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
चौथा है आर्थिक सामाजिक सुरक्षा परिषद, और पांचवा है सुरक्षा परिषद, और छठा है महासभा। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनको वीटो की पावर मिली हुई है। इस तरह इन 6 उनके जो संगठन है उनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, और विश्व के जो प्रमुख विवाद हों उनको सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद दोस्तों।